हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर दुर मोहम्मद। और हम डिस्कस करते आ रहे हैं अपनी एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री को। और एंट्री टेस्ट में हमारे जितने भी टेस्ट हो रहे हैं क्लासेस में, हम उनको ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो हमारे, और हमारे फिज़िकल क्लासेस में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, ताकि दोनों को फ़ायदा हो, ताकि सबको फ़ायदा हो। तो हमने ये जो टेस्ट है ये हमारा 8वां टेस्ट है। हमारे इस सेशन का ये हमारे पास 8वां टेस्ट है। ये एट्थ टेस्ट है। और ये हमारे पास हाफ बुक टेस्ट है। हाफ बुक, इसमें हमने आ, हमने पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, चौथे, पांचवें और छठे चैप्टर से हम लोगों ने एक एक टेस्ट हल किया था। और यहाँ पर हम आज 8वां टेस्ट स्टडी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फ्रॉम दी हाफ बुक। ये जितने भी हमने 6 चैप्टर किए हैं फर्स्ट ईयर के एंट्री टेस्ट में, उनके 6 के 6 चैप्टर का हमने टेस्ट लिया है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को अपने आप का पता लगे कि वो कितना गेन कर चुके हैं, कितना लूज कर चुके हैं। खैर, उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि उन्होंने गेन ही किया हुआ होगा, बिकॉज दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका माशाल्लाह। अगर वो इसी रफ्तार से चले तो इंशाल्लाह उसको, उन लोगों को सबको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, और इंशाल्लाह उनकी सिलेक्शन होगी अगर अल्लाह को मंजूर था। हमारा ये जो चैप्टर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेशोमेट्री, केमिकल बॉन्डिंग, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के तकरीबन तमाम तर चैप्टर को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट को हम 2 वीडियोस में डिस्कस कर सकें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। ये तकरीबन 120 क्वेश्चन है, और इन 120 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करना है अच्छे अंदाज में। तो चले जी, शुरू करते हैं। नंबर 1, the outer the outer orbital of कार्बन इन इथाइन। इथाइन में, इथाइन तो आपको पता है किसको बोलते हैं? एसिटाइलिन को बोलते हैं। एसिटाइलिन को क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिडाइज्ड टू गिव 3 इक्विवेलेंट sp ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। 3 नहीं बल्कि क्या है, 2 है। कितने हैं? 2। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स ऑफ ईच कार्बन इज। ये जो हर कार्बन है, कहते हैं ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कितने पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आप चेक कर लें इस कार्बन को। आप लोग फोकस करें ज़रा, इस कार्बन को आप लोग ज़रा फोकस कर लें। ये कार्बन कितने टोटल बॉन्ड बना चुकी है? 4, जिसमें से एक सिग्मा और एक ये सिग्मा, और बाकी 2 क्या बना रही है? पाई। तो 2 सिग्मा बना रही है हर कार्बन, और 2 क्या बना रही? पाई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? दी चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। चार्ली ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। चार्ली ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 2 सिग्मा बना रही है हर कार्बन, और हर कार्बन 2 पाई बना रही है। 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। नेक्स्ट, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का ट्रिपल पॉइंट, व्हाट डज मीन बाय ट्रिपल पॉइंट? अक्सर स्टूडेंट्स आप लोगों में से ये नहीं जानते कि ट्रिपल पॉइंट क्या भला है। ट्रिपल पॉइंट हम बोलते हैं ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट। 3 स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट, मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट क्या कर सकें?
एग्जिस्ट कर सकें, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। सही, ट्रिपल पॉइंट। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसमें पानी का सॉलिड स्टेट बर्फ भी मौजूद होता है, कुछ मिकदार लिक्विड होती है और कुछ मिकदार पानी की क्या हो जाती है, गैस हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर उसके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हालतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा, द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज, सबसे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है? तो सबसे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा भैया? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा भैया? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सबसे जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सी है? वो हमारे पास आ रही लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स। नेक्स्ट, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पहले ये पूरा स्क्रीन डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये कह रही है कि द डैश इज द क्रिस्टलाइन्स बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वो यूनिट सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? यूनिट सेल से। वो जो फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ मीथेन गैस, बैलेंस रिएक्शन इज गिवन। यहां पर आप चेक कर लें कि कौन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करे किस साथ? हाफ मोल ऑफ मीथेन गैस के साथ। हाफ मोल ऑफ व्हाट? हाफ मोल ऑफ मीथेन गैस के साथ। तो यहां पर जरा आप लोग चेक करें, बैलेंस रिएक्शन यहाँ में गिवन है। हमने जरा पहले बैलेंस रिएक्शन को देखना है, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आना है। बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल मीथेन आ रही है, 2 मोल ऑक्सीजन साथ मिल रही है। 1 मोल मीथेन आ रही है, 2 मोल ऑक्सीजन साथ मिल रही है, और क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है, 2 मोल। वो कह रहा है, ये तो बैलेंस रिएक्शन बोल रही है। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन कहते हैं अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन ले लूं, हमने कितना मोल लिया हुआ था? 2 मोल। वो कहता है अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन ले लूं और हाफ मोल मीथेन ले लूं, यहां पर कितना मोल था? 1 मोल था। वो कहता है अगर मैं हाफ मोल ले लूं, मतलब मीथेन को 1 की बजाय हाफ कर दूं और ऑक्सीजन को 2 की बजाय 1 कर दूं, तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से दोनों क्या हो रही है? दोनों बराबर मिकदार में आ रही है। दोनों किस में आ रही है? दोनों बराबर मिकदार में वापस उठाई जा रही है। यहाँ पर 1 के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पर 0.5 के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। और उन्होंने भी कितना उठाया हुआ है? ऑक्सीजन 1 मोल उठाया हुआ है और मीथेन कितना उठाया हुआ है? हाफ। इससे मुराद है मेरे ख्याल से दोनों वापस बैलेंस उठाए गए हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई ना लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज नन। इनमें से कोई ना लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। अगर आप इस पर मोल रेशो मेथड अप्लाई करो, मोल रेशो मेथड में आप लोगों को क्लासेस में और पिछले लेक्चर्स में, पेपर्स में और टेस्ट में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, अगर आप वो अप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर क्या आएगा? आप लोगों का आंसर सेम ही आएगा। सही है। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। हीलियम और मीथेन का जो डिफ्यूजन रेशो है या रेट है अंडर सेम कंडीशन इज, किस तरह है? तो ये क्वेश्चन जो उठाया गया, ये क्वेश्चन उठाई गई हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से। तो उसमें हमने क्या करना होता है? हम लोगों ने करना ये होता है, फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास कुछ यूं है कि रेट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है अगर आप लोगों को याद हो? मीथेन के मास को ऊपर लिखो, यहाँ है मास ऑफ मीथेन और यहाँ है मास ऑफ, मोलर मास ऑफ हीलियम। पुट द वैल्यूज क्या आ रही है? 416 आ रही है,
डिवाइडेड बाई 4 आ रही है। 16 को डिवाइड कर लो 4 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का अंडर रूट अगर हम ले लें, आप लोग ज़रा 4 का अंडर रूट ले लें। जब आप लोग 4 का अंडर रूट लेते हैं तो दैट द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 2। द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 2। अगर आप लोग क्या लेते हो, अगर आप लोग एलसीएम ले लेते हो किसका, 4 का, तो 4 का एलसीएम क्या आती है, 4 का एलसीएम आती है 2। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 4 का आंसर क्या आती है, 2 आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक मिनट ज़रा इसको आप लोग कर लें, शाबाश। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर सर्च भी कर लूँ तो द अंडर रूट ऑफ व्हाट, अगर मैं अंडर रूट ऑफ क्या ले लूँ, अगर मैं 4 का अंडर रूट ले लूँ, किसका अंडर रूट ले लूँ, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अंडर रूट ऑफ 4 हमारे पास कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 आ रही है, बिल्कुल सही है। चलो जी, तो क्या आ रही है हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर क्या आ गई, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 2। नेक्स्ट, Dur chemist has 1 mole of नाइट्रोजन गैस। दुर केमिस्ट के पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, किसमें, सिलेंडर में, इन सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द वॉल्यूम विल बी। अच्छा, 1 मोल गैस है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आपको नहीं गिवन, ना इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, ना फाइनल वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम आप लोगों से फाइनल वॉल्यूम मांगा गया है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम आप लोगों से मांगी जा रही है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। यस, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आप लोग इस तरह भी हल कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट इसे करेंगे। देखिए भैया, जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, 25 से 50 कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिंपल, हमारे पास चार्ल्स लॉ है। अच्छा, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम गिरती है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रहती है 24 लीटर। यस, रूम टेम्परेचर पर 1 मोल गैस जब रूम टेम्परेचर हो, जीरो नहीं बल्कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 25 से मतलब रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर 1 मोल गैस कितना जगह गिरती है, 24 लीटर का वॉल्यूम गिरती है। अगर कहता है मैं वॉल्यूम को टेम्परेचर को डबल करूं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो 24 का जो डबल है वो क्या है, 48। तो ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज अल्फा। द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन ट्रू सॉलिड एंड ट्रू लिक्विड इज कॉल्ड, ट्रू सॉलिड्स और ट्रू लिक्विड्स के बीच दो जो अगली स्टेट, जो मीजोमॉर्फिक स्टेट होती है, उसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, यस, हमने क्लास में पढ़ी हुई है। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड और लिक्विड के बीच बनती है उसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट, प्लाज्मा हैज इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम लाइक गैसेस। प्लाज्मा और गैसेस में याद रखें, दोनों का शेप भी इनडिफिनिट है, दोनों का वॉल्यूम भी इनडिफिनिट है, याद रखना। बट दे आर कंडक्टर, but they are insulator, but they are covalently bonded, but they are like same like gases, no, but they are what, plasma is conductor। याद रखिए, प्लाज्मा और गैसेस क्या है, बिल्कुल आपस में सेम है, दोनों इंडिफिनिट शेप इंडिफिनिट वॉल्यूम रखती हैं, मगर याद रखना प्लाज्मा जो है वो कंडक्टर है, ये याद रखें, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। और गैसेस जो है वो इंसुलेटर है, क्योंकि वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और कोवेलेंटली बॉन्डेड चीजें जो होती हैं वो अमूमन क्या होती हैं, वो नॉन कंडक्टर होती हैं, वो इंसुलेटर होती हैं, नॉन कंडक्टर होती हैं। होगी बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए मेरे साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा, जरा आप लोग पिक्चर ले लें, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। एक एक्वस सोल्यूशन का अगर हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, विल causes डिक्रीज इन इट्स मोलरिटी। याद रखिए मोलरिटी और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है। मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वेट परसेंटेज भी मोल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ मोलरिटी वो फैक्टर है, याद रखें मोलरिटी वो कंसंट्रेशन यूनिट है, वो सॉल्यूशन यूनिट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और किस तरह रिलेशन है, इनवर्स। मोलरिटी हैज इनवर्स रिलेशन विद टेम्परेचर। याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो कौन कम होती है, मोलरिटी। अगला, वाटर वेपर प्रेशर एट एसटीपी इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर का कितना प्रेशर होता है, तो वो है, आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था 4.6 टॉर, 4.6 टॉर। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 660 टॉर। याद रखिए पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 टॉर होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसटीपी पर कितना होता है, 4.6 टॉर। नेक्स्ट, what is the amount of water produced when 8 gram of hydrogen is reacted with 16 gram of oxygen। कहते हैं अगर हम क्या करें, अगर हम कितनी वाटर प्रोड्यूस होगी जब हम 8 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाए किसके साथ, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो एक्सेस अमाउंट में है, वो क्या है, एक्सेस है, और ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग है। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन है, वो इस वक्त ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग है, जो जरूरत से कम लिया गया है, और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को जरूरत से ज्यादा लिया गया है, वो हमारा एक्सेस रेजेंट है। और आपको पता है कि एक्सेस रेजेंट जो आपके प्रोडक्शन को, रिएक्शन की यील्ड को कंट्रोल नहीं करता। रिएक्शन की यील्ड को कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्शन। और लिमिटिंग रिएक्शन हमारा कौन है, ऑक्सीजन है। सही है। अच्छा तो चले जी, हाइड्रोजन जितनी भी उसे हमारा काम नहीं है। ऑक्सीजन कितना उठाया गया है, 16 ग्राम। 16 ग्राम से मुराद है हाफ मोल। 16 ग्राम से क्या मुराद है, हाफ मोल। अच्छा, अगर मैं पानी का रिएक्शन लिखूं, H2 आ रही है किसके साथ, O2 के साथ, और क्या बना रही है, 2H2। याद है कि नहीं याद है, मतलब 2 हाइड्रोजन ने आना है एक ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाना है, 2 मोल ऑफ वाटर। याद रखिए एक ऑक्सीजन आपको क्या दे रही है, 2 मोल ऑफ वाटर। कितने ग्राम, 32 ग्राम। मगर वो नहीं, वो कहते हैं अगर मैं 32 की बजाय कितना ले लूं, 16 ग्राम। कितना भैया, अगर मैं 16 ग्राम ले लूं तो कितना वाटर बनेगा। ऑटोमेटिकली जब आपने 16 ग्राम क्या कर लिया, जब 16 ग्राम कर लिया, तो 16 ग्राम से मुराद क्या है, आपने मोल की मिकदार, ऑक्सीजन की मिकदार हाफ कर दी। ऑक्सीजन की मिकदार हाफ कर दी। जब ऑक्सीजन की मिकदार आप हाफ करोगे, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप हाफ करोगे, तो आपका जो वाटर प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हाफ से मुराद 2 की बजाय क्या हो जाएगी, 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन है बीटा, 1 मोल ऑफ वाटर। यस, जब 32 की बजाय 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है वाटर के साथ, तो कितना बनती है, 1 मोल वाटर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि सॉलिड चैप्टर से लिया गया है। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ा हुआ था कि जब एक कंपाउंड मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन लिक्विड मॉडिफिकेशंस, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन वेरियस स्टेट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन। यस, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है भैया, चार्ली हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जोल थॉमसन इफेक्ट इज डन, जोल थॉमसन इफेक्ट जिसे आप लोग बोलते हैं जोल केल्विन इफेक्ट या जोल थॉमसन इफेक्ट। जोल थॉमसन इफेक्ट इज डन व्हेन सिस्टम इज, जोल थॉमसन इफेक्ट को करने के लिए हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए था, याद है, एडियाबेटिक होना चाहिए था। एडियाबेटिक से क्या मुराद है, एडियाबेटिक से मुराद है वो सिस्टम जहां पर डेल एच एंथैल्पी क्या हो, 0 हो। मतलब वहां पर हरारत में तब्दीली ना आए, मतलब वहां पर एंथैल्पी में तब्दीली ना आए, ना हरारत आए ना हरारत जाए, उसे बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। और जोल थॉमसन इफेक्ट तब काम करती है जब आपका सिस्टम क्या हो, एडियाबेटिक हो। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मैं जाऊंगा 20 की तरफ। द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड इज, कौन सा हमारे पास आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल है? शुगर, साल्ट, ड्राई आइस, आल। तो साल्ट हमारे पास क्या है? ये आयनिक सॉलिड है। शुगर जो है वो हमारे पास मालिकुलर सॉलिड है, उसमें सुक्रोज के मालिक्यूल होते हैं, तो वो हमारे पास मालिकुलर सॉलिड है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल से बनी है, तो वो भी मालिकुलर सॉलिड है। साल्ट जो है, नमक, NaCl जो है वो Na आयन और Cl आयन से बनी है, इस वजह से वो क्या है? वो हमारे पास आयनिक सॉलिड है। यस। विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेस रेजेंट, कौन सा हमारे पास एक्सेस रेजेंट है? जब 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, द स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन बिलो। स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, बैलेंस रिएक्शन। आप लोग इस बैलेंस रिएक्शन में देखिए कितने ग्राम हाइड्रोजन आ रही है, 6 ग्राम आ रही है, और कितने ग्राम नाइट्रोजन आ रही है? एक नाइट्रोजन का वजन है 14, दो नाइट्रोजनों का वजन है 14 14 28। देखिए 28 ग्राम के लिए कितनी आ रही है? 6 ग्राम आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बैलेंस रिएक्शन बोल रही है। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी क्या बोला जा रहा है? कहते हैं अगर 6 ग्राम आ जाए किसके साथ? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो इससे मुराद है मेरे ख्याल से यही बात दोबारा रिपीट की गई है, बिल्कुल मिकदार बराबर लिए गए, ना कोई एक्सेस है ना कोई लिमिटिंग है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? नन। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रही है भैया? नन आ रही, बिल्कुल बराबर लिए गए हैं। नेक्स्ट, सल्फर एग्जिस्ट इन 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। सल्फर 2 पॉलीमॉर्फिक स्टेट्स में रहती है। आपके बुक में ये दिए हुए हैं, आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा, जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। ये स्टेट्स याद रखना, ये स्टेट एंट्री टेस्ट में आ भी सकती है कि सल्फर एग्जिस्ट इन 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में रहती है। उनके नाम क्या है? डैश एंड डैश। तो उसका नाम है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, यस, दैट इज रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। हमारे पास 2 एग्जिस्टिंग फॉर्म है, किस चीज के? सल्फर के। सल्फर हमारे पास अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर जिन्हें हम बोलते थे, तो वो हमारे पास रोम्बिक के और मोनोक्लिनिक है। आपके बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज, एक सोडियम एटम का जो वजन होता है, एक सोडियम एटम का, वो कितने के बराबर है? 23 mu। यस, सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना है? 23 mu है। और अगर मुझे एक सोडियम का मास उठाना हो तो 1 मोल में से वो किस तरह करेंगे? 23 ग्राम को डिवाइड करेंगे Na के ऊपर। Na से मुराद है एवोगैड्रो नंबर। यस, यहां से भी आप निकाल सकते हो सोडियम एटम का मास, और अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर ये आता है। इससे मुराद ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ रही है? आल आ रही है। आप लोग कर सकते हैं, शाबाश। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। कहते हैं नाइट्रोजन एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्वांटम नंबर की कौन सी सेट सही है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस कंडीशन में है। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 7। क्या आ रही है? 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। 2 और 2 4, 5 6 7। तो ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? 2pz में है। अच्छा, 2pz मतलब दूसरे शेल के p सब शेल के pz ऑर्बिटल में है, ये मतलब है इसका ना। तो चलिए जी, क्वांटम नंबर निकालते हैं। ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर आपका जो शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 दिया गया है, मगर 3 में नहीं है, किस में है? 2 में है, 3 में तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 2 सही है, 1 + 1, यस ये सही है। यस, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? दूसरे शेल में है। कौन से सब शेल में? पी सब शेल में। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यू 1 थी, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1 थी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकती है? +1 हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड शेल नहीं है। ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन है? हमारा बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इज। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब वो आपस में टकराते हैं,
रिएक्शन करते हैं तो पता है वहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट, -57 किलो जूल। ये याद रखना, -57.6 किलो जूल। इस तरह से आपके पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब भी कोई एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलती है तो -57 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। ओके भैया, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जरा इसका पिक्चर ले लें, मैं आगे चलता हूं। चलिए जी, यहां पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर। नॉन रियल गैसेज ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नॉन रियल से मुराद आइडियल, आइडियल गैसेज ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यस, बिल्कुल सही है। दे कैन बी लिक्विफाइड एट, ये लिक्विफाई होती है, कब लिक्विफाई होती है, सुन लें, कब लिक्विफाई होती है, टेम्परेचर बड़ा हो टीसी से, प्रेशर बड़ा हो पीसी से, प्रेशर बड़ा हो पीसी से, टेम्परेचर छोटी हो टीसी से। दे कैन नॉट बी लिक्विफाई यार। यस, आइडियल गैसेस जो होती हैं वो कभी लिक्विफाई हो नहीं सकती, क्योंकि उनका वॉल्यूम जीरो तो हो सकता है, उनका वॉल्यूम गायब तो हो सकता है, मगर वो कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था कि रियल गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं जबकि आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, यस। इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस, यस, ये भी सही है। एन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑन बोथ साइड्स, नो, ये जो है हमारे पास गलत है। मालिक्यूल का इक्वल होना, याद रखिए, लाजमी नहीं है। एटम का बराबर होना लाजमी है, इलेक्ट्रॉन का बराबर होना लाजमी है, मगर मालिक्यूल की तादाद का बराबर होना अर्गिज लाजमी नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास आ रही है चार्ली, इसको याद रखिएगा, ये आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट 11 क्वेश्चन। द अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन द सरफेस एरिया of any solid with that of the particle size can be stated as। याद रखिए, मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ था, आप लोगों के फिजिक्स की पोर्शन में है। सरफेस एरिया और साइज का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जितने पार्टिकल बड़े होते हैं, ये याद रखिए, जितने पार्टिकल बड़े होते हैं उतना उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। और जितने पार्टिकल क्या होते हैं, जितने पार्टिकल को आप तोड़ देते हो, इसी को अगर आप तोड़ दो तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो अंदर के पार्टिकल है वो भी क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं और उन पर रिएक्शन हो सकती है। तो सरफेस एरिया बढ़ती है जब साइज कम हो जाती है। तो सरफेस एरिया, ये याद रखना, हैज इनवर्स रिलेशन विद साइज ऑफ पार्टिकल, ये याद रखना। साइज ऑफ पार्टिकल एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल हैज इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर। तो surface area is equal to the particle size. Surface area increases with decrease in particle, yes, surface area of the solid increases with decrease in the particle size. Clear है भैया? Next, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम मालिक्यूल। 1 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है 1 मोल, 1 मोल मालिक्यूल। किसके 1 मोल मालिक्यूल? वाटर के, सही है। 1 ग्राम मालिक्यूल, ये बात याद रखिए, 1 ग्राम मालिक्यूल, 1 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है 1 मोल। ये ग्राम, 1 ग्राम से मुराद ये ग्राम मालिक्यूल, ये ग्राम मालिक्यूल वर्ड याद रखिए, ग्राम मालिक्यूल से मुराद है 1 मोल। सो 1 ग्राम मालिक्यूल 18 ग्राम 18 ml, यस, आल, क्योंकि 18 ग्राम पानी कितना जगह गिरती है, 18 ml जगह गिरती है, और वो किसके बराबर है? 1 ग्राम मालिक्यूल के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? आल सही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 2 मोल ऑफ वाटर। अच्छा, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 Na, हाँ ना। 1 मोल वाटर में, 1 मोल वाटर अगर मैं उठाऊं उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 Na। और अगर मैं 2 मोल वाटर उठाऊं, 2 मोल वाटर, तो उसमें क्या हो जाएंगे? 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो क्या आ जाएगा? 4 Na। यस, 4 Na बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रियल गैसेस डू नॉट ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। रियल गैसेस जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे नहीं करती, ये सही बोला जा रहा है। दे कैन बी लिक्विफाइड एट, ये लिक्विफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है? जब टी बड़ी हो टीसी से, नो, जब आपका टेम्परेचर गर्म हो, ज्यादा हो, किससे? गैस के टीसी से, तो आपका गैस कभी भी लिक्विड नहीं बन सकता। पी बड़ी हो पीसी से, जैसे ये पॉसिबल है, आपका प्रेशर जब ज्यादा हो पीसी से तो गैस लिक्विफाई हो सकती है। मगर चलते आगे,
P बड़ी हो पीसी से और T छोटी हो टीसी से। तो यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन सही है। गैस कब लिक्विफाई बनता है, याद रखिए, ये हमने लेंज मेथड में पढ़ा हुआ था, हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ था, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम में हमने पढ़ा हुआ था क्लास में कि गैस कब लिक्विफाई होती है, जब P बड़ी हो पीसी से और T छोटी हो टीसी से, मतलब टेम्परेचर ठंडा हो और प्रेशर ज्यादा हो। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर आर। अगर 9 ग्राम वाटर ले लूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे? तो उसका आंसर हमारे पास आ रही है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज दी ये ऑप्शन आ रही है। इस पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फार्मूला मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि n इज इक्वल टू क्या आ रही है, कितने नंबर ऑफ मोल है, हाफ नंबर ऑफ मोल है, यानी हाफ मोल है। 9 ग्राम वाटर है तो 9 ग्राम वाटर से मुराद है हाफ मोल। हाफ मोल, ये हाफ मोल है, हाफ मोल पुट कर लो, हाफ मोल को मल्टीप्लाई कर लो किस साथ, Na के साथ। और एक वाटर मॉलिक्यूल में, अकेले वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट 18, 10 इलेक्ट्रॉन, नॉट 18, कितने भैया? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मल्टीप्लाई करो, 10 को मल्टीप्लाई करो Na के साथ और Na को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 0.5 के साथ। तो आपका आंसर क्या आती है? 3.01 ज़रबे 10 की ताकत 24 आंसर आती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम से मुराद है 1 मोल ऑफ एटम्स। कोई भी एटम अगर आप 1 मोल लेना चाहें, कोई भी एटम अगर आप 1 मोल लेना चाहें, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम से मुराद 1 मोल ऑफ एनी एटम, कोई भी एटम हो, सोडियम हो, कार्बन हो, कोई भी एटम हो, किसी भी कोई भी एटम अगर आप 1 मोल उठाना चाहते हो ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन, ये रखती है, क्या रखती है? 1 kg ऑफ एटम्स, नो। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, नो। एन एटम्स, यस। अगर आप कोई भी एटम 1 मोल उठाते हो तो उसमें कितने एटम होते हैं? एन एटम होते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन डी सबशेल्स आर। डी सबशेल में कितने लोब्स हैं? ये भी मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, 18 है। डी सबशेल में, डी सबशेल बोला जा रहा है, डी ऑर्बिटल नहीं बोला जा रहा, डी सबशेल बोला जा रहा है। भैया डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल है और हर डी ऑर्बिटल में 2 डंबल है सिवाय पी जेड के। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो ये 5 ऑर्बिटल होती है डी सबशेल के अंदर, याद रखना, सब सुन लें। और कितने डंबल होते हैं? 1 डंबल, दूसरा डंबल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 डंबल्स, 9 डंबल हो गए। और हर डंबल में कितने लोब्स है? 2 लोब्स, 1 लोब और 2 लोब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। सो हाउ मेनी लोब्स आर देयर? देयर आर 18 लोब्स। यस, आप गिन सकते हैं 18 लोब आ रहे हैं। आगे चलूं, पिक्चर ले ले, मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट, चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शंस आर काउंटेड एज अ बैलेंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन जो है वो हमारे पास बैलेंस है? बैलेंस रिएक्शनों की पहचान क्या थी? जहां पर दोनों साइडों पर तमाम एटम्स बराबर हों। हाइड्रोजन 2 है, 4 है, ये बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है। एल्यूमिनियम 4 है, एल्यूमिनियम 4 है। ऑक्सीजन 6 है, यस ऑक्सीजन 6 है, ये बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या है? बैलेंस है। यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज व्हाट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ H2SO4। अगर मैं 0.5 मोल, आधा मोल H2SO4 ले लूं तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? इनके लिए भी वही फार्मूला है जो हमने इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया। कितने मोल है? मोल को मल्टीप्लाई करो किस साथ? Na के साथ। और 1 मोल में कितने, एक H2SO4 में कितने, एक H2SO4 में, अकेले H2SO4 में कितने हाइड्रोजन होते हैं?
कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या आ रही है 2, आप मल्टीप्लाई करो 2 को मल्टीप्लाई करें Na के साथ और 2Na को मल्टीप्लाई करें के साथ 0.5 के साथ, तो हमारे पास कितनी आ रही है 1 को मल्टीप्लाई करें किस साथ Na के साथ, तो कितनी आ रही है दैट इज 6.02 ज़बरदस्त की ताकत 23 आंसर आ रही है। तो आधे मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं 6.02 6.02 6.02 6.02। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो है एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32। एसटीपी मीन्स, एसटीपी से क्या मुराद है, एसटीपी से मुराद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 पास्कल, नो। अगला मुराद है -273 केल्विन, नो, केल्विन तो कभी माइनस में आ नहीं सकती। 32 फ़ारेनहाइट और 76 टॉर, नो ये भी नहीं है। 32 फ़ारेनहाइट और 14.7 पास्कल, यस, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, यस। 32 फ़ारेनहाइट से मुराद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 फ़ारेनहाइट से क्या मुराद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 14.7 पास्कल साई से या साई से मुराद है कितने एटीएम 1 एटीएम। और ये तो हमने पढ़ा हुआ था कि अगर 1 एटीएम हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे पास एसटीपी के। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 108 102 नहीं 108 ग्राम ऑफ 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हमारे पास आ रही है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द 27 ग्राम। कितने आ रही है 27 ग्राम। कैसे मुराद है आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर मैं उठाऊं, ये असल में हमारे पास आ रही है एल्यूमिनियम का वजन कितना है 27 कितने हो गए 54 और हमारे पास आ रही है 48, 54 और 48 हमारे पास आ रही है 102, 54 और 48 क्या आ रही है 54 और 48 आ रही है 102। अच्छा ठीक है, तो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्यूमिनियम मौजूद होगा, तो दैट आंसर इज व्हाट, दैट आंसर इज 54 ग्राम एल्यूमिनियम। कितना एल्यूमिनियम मौजूद होगा 54 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद होगा, बिल्कुल सही है 54 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर, चलते हैं एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 34 को लेके चलते हैं। 34 में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, दैट इज द आंसर इज 6, बीट ऑप्शन है, पिछले साल भी हमारे टेस्ट में आया हुआ था। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वाटर का वेपर प्रेशर कितने के बराबर है, अभी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को कि दैट इज 760 टॉर, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर कितना है, तो फिर हमारे पास है 4.5 टॉर। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर विल बी वेपर प्रेशर विल डैश व्हेन सरफेस एरिया इज चेंज्ड, अगर सरफेस एरिया को चेंज किया जाए तो क्या वेपर प्रेशर चेंज हो सकती है, द आंसर इज नॉट चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कभी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करती, तो सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर में
नो इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ओवर द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही, पाउडर इज डैश सॉलिड, पाउडर इज एमॉर्फस सॉलिड। पाउडर को हमारे पास कौन सा पाउडर जो स्टेट होता है वो कौन सा सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। नेक्स्ट, मीट विल कुक फास्टर इन, मीट जो है गोश्त जो है वो कहाँ पर जल्दी कुक होगी, जितनी पकाई जाएगी, तो वो हमारे पास है कराची। कराची में गोश्त जल्दी पकता है क्योंकि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। कराची में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो पानी को बॉयल करने के लिए ज़्यादा हरारत देनी होगी, जो हरारत हम बॉयल करने के लिए देते हैं वो गोश्त को जल्दी पका देती है। कोयटा में गोश्त जो है वो लेट पकता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही फनी क्वेश्चन है, मगर ये आता है एंट्री टेस्ट में कि गोश्त कहाँ पर जल्दी कुक होती है। मगर इसका अपोजिट एक और क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा, वो मैंने खुद से बनाया हुआ है, वो इसका अपोजिट है। चलो भैया, रबर इज डैश सॉलिड, रबर कौन सा सॉलिड है, हमारे पास जो रबर होते हैं वो कौन सॉलिड होते हैं, दैट इज आल्सो एमॉर्फस। रबर कौन से सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस। नेक्स्ट, टी विल कुक फास्टर, हाँ चाय कहाँ पर जल्दी पकती है, ये बताएं, चाय कहाँ पर जल्दी पकती है, चाय जल्दी पकती है कोयटा में, याद रखिए। चाय कहाँ पर जल्दी पकती है, कोयटा में, और गोश्त कहाँ पर जल्दी पकती है, कराची में। क्योंकि चाय गोश्त जो पकती है वो हरारत के जरिए पकती है, जितना ज्यादा हरारत एब्जॉर्ब होगी तब जाके गोश्त पक सकती है। चाय जो है, चाय फिर कब जल्दी कुक होती है, जहां पर पानी जल्दी बॉयल हो जाए। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहां पर कम है, कोयटा में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो चाय पकने की जो रेशो है वो फास्ट जल्दी पक जाता है। याद रखिए, चाय कोयटा में जल्दी पकता है मगर गोश्त कराची में जल्दी पकता है। ये याद रखना। क्वेश्चन जो जरूरी है वो आप लोगों का ये है, मीट वाला, ये अक्सर एंट्री टेस्ट में आता है, ठीक है जी। ये फनी क्वेश्चन है बट आता रहता है। नेक्स्ट, which of the following molecule has maximum percentage of nitrogen, किस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है, किस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है, तो उसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की परसेंटेज इन तीनों मॉलिक्यूल से ज्यादा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, किसकी तरफ, 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद डबल डंबल्स इन थर्ड शेल आर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद डबल डंबल्स इन थर्ड शेल आर। अच्छा, डबल डंबल से क्या मुराद है, डी की बात हो रही, किसकी बात हो रही, डी। मगर डी में भी सारे डबल डंबल नहीं, नहीं गलती ना करें, डी में सारे डबल डंबल नहीं है। डी सबशेल में, डी सबशेल में तो 4 डबल डंबल है और एक जो डी जेड स्क्वायर है वो तो सिंगल डंबल है। तो आंसर हमारे पास कौन आ रही, बीटा आ रही है 4। एक जो ऑर्बिटल है डी का पांचवा, वो पांचवा जो है वो डी जेड स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर सिंगल डंबल है, वो डबल डंबल नहीं है। डी जेड स्क्वायर कुछ यूं होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लास में लिखवाया हुआ है, ऐसे होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से बाहर सब एटॉमिक पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर होता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दे आर आइसोट्रोपिक, दे आर व्हाट, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक से मुराद नॉन डायरेक्शनल, नो, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। आगे चलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दे आर एन आइसोट्रोपिक, ठीक है, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, मगर दे आर आइसोट्रोपिक, ये गलत है। याद रखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक नहीं होते। आइसोट्रोपिक से मुराद नॉन डायरेक्शनल, नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डायरेक्शन होती है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ था। इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इनकी थर्मल एक्सपेंशन है, ये सारे के सारे क्या है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो एन आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है ये पॉइंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इवापोरेशन, इवापोरेशन के हवाले से क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बोला गया है। सरफेस फेनोमेना सही है, बिल्कुल सरफेस फेनोमेना है। आकर एट एनी टेम्परेचर, यस ये भी सही है। कॉजिंग, कॉजेज कूलिंग, यस कूलिंग कॉज करती है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन से आ रही है यहां पर, आल, कौन से आ रहे भैया, आल ऑप्शन है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ
विस्कोसिटी इज पास्कल पर सेकेंड, पास्कल सेकेंड, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो क्या ऑप्शन क्या आ रही है? आल। कौन सा ऑप्शन आ रही है? ऑल ऑप्शन आ रही है। यस, ये बिल्कुल सही है। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो हमारे पास क्या आ रही है? न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर। इसका भी ऑप्शन क्या आ रही है? आल। तो ये याद रखना, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट जो है वो ये आल है, और विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो ये आल है। ये याद रखना, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड थ्रू मैनोमीटर। आप लोग इसे बायोलॉजी में पढ़ते हो, स्पेग्मोमैनोमीटर, सही है, मगर हम इसे असल में इसका फिजिक्स में नाम है मैनोमीटर। ठीक है जी। एक होती है वेपर प्रेशर और एक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और वेपर प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से, जबकि ब्लड प्रेशर को या वेसल प्रेशर को मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। ये याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग पिक्चर ले लें, जल्दी करो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रही है? एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम का तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर है 4। अगर आप इस लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को देखें तो ये हमारे पास आ रही है 1s2। ये क्या है भैया? ये हमारे पास आ रही है 1s2 और 2s2, 1s2 एंड 2s2। अच्छा, वो कहते हैं क्वांटम नंबर आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए क्वांटम नंबर का सेट कौन सा है? तो आखिरी शेल तो सेकंड शेल है ना। अब सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन 2s में मौजूद है, 2s2 है। अच्छा, तो लिख लें पहला ऑप्शन ये सही, नो ये गलत है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल के लिए होता है और शेल तो ये सेकंड शेल है, मगर यहाँ पर फर्स्ट शेल है, नो ये गलत है। हाँ ये सही है, 2 सही वो है। अजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के लिए एस है, एस के लिए 0 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 1 आ रही है, तो ये भी सही नहीं है, गलत है। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड शेल में नहीं है, तो सेकंड शेल में है। तो कौन सा ऑप्शन आ गई? डी। यस, बिल्कुल सही है, सेकंड शेल में है, 0 सब शेल में है और 0 ऑर्बिटल में है, और +1 प्लस ऑफ या माइनस ऑफ हो सकती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑल आर डायरेक्शनल, तमाम डायरेक्शनल है एक्सेप्ट, तमाम के तमाम ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल है एक्सेप्ट एस। एस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। एस एक गोल मटोल है, उसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है। बाकी तमाम, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास डायरेक्शनल है, मगर एस जो है वो नॉन डायरेक्शन है, वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो स्पेरिकल बॉल है, वो हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकती है। नेक्स्ट, which of the following pair of orbitals only form sigma bond? कौन से ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड आपस में बना सकते हैं? पी सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। पी डी सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। डी सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। मगर एस पी, याद रखिए, एस जहां पर भी होगा, एस सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। एस जिसके साथ भी हो, डी के साथ हो, पी के साथ हो, एस के साथ हो, एस जिसके साथ भी होगा, एस हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन कराची, क्योंकि जहां पर अगर आप हाइट पे जाते हो तो हाइट पर क्या हो जाती है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट। कराची में, कोयटा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है,
क्वेटा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। जबकि कराची में वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कराची हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देन क्वेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल? कौन सा पार्टिकल जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है? तो हमारे पास कौन आ रही है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द डिस्पर्जन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा इनटू नैरो लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में एटॉमिक स्पेक्ट्रा का स्प्लिट होना, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जीमेन इफेक्ट। पढ़ाया हुआ था। यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जीमेन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्टार्क इफेक्ट। याद है भैया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी? किस एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी? अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो गामा की एनर्जी ज्यादा है, और अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी अल्फा की ज्यादा है। इंटेंसिटी से मुराद शिद्दत, किसकी शिद्दत ज्यादा है? अल्फा की शिद्दत ज्यादा है, ज्यादा मिलती है। क्लियर है भैया? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमारे पास क्या आ रही है? क्वेश्चन नंबर 56 में हमारे पास आ रही है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथाइल रेडिकल इज। मीथाइल रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा भैया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है जी, मीथाइल रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सही है। नेक्स्ट, कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन? ये हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पर एक जो ऑर्बिटल है जिसने बॉन्डिंग में भी हिस्सा नहीं लिया वो यहाँ पर होगा, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ट्रायंगुलर शेप बन रही है। ट्रायंगुलर शेप किस में बनती है? sp2 में। नेक्स्ट, गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। गैस को हम कब लिक्विफाई कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, और या फिर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। यस, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर आपका लो हो और प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो सकती हैं। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड, याद रखना, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास आ रही है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है कि हैवी मेटल यूज्ड इन एक्सरे प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ। एक्सरे की प्रोडक्शन में हम हैवी मेटल को इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो हैवी मेटल एनोड, अगर आप लोगों को याद हो हमने हैवी मेटल एनोड इस्तेमाल किया था। हैवी मेटल एनोड एक्सरे की प्रोडक्शन में हमने हैवी मेटल एनोड इस्तेमाल किया था। वो क्यों इस्तेमाल किया था? कहते हैं रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, सही है। नंबर 2, हाई शेल नंबर, ये भी सही है। हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये भी सही है। तो आल इन तमाम वजूहात की वजह से हमने क्या किया था? हमने एक्सरे की प्रोडक्शन में हैवी मेटल एनोड इस्तेमाल किया था, ताकि हमें हाई चार्ज मिले, ताकि हमें हाई शेल्स मिले, ताकि हमें हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिले। बिल्कुल सही। इन तीनों वजूहात की वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया था? हैवी मेटल एज अ एनोड इस्तेमाल किया था इन दी एक्सरे प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट शेल टू फोर्थ शेल। जब इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल से चौथे शेल में जंप करता है, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम, its energy decreases by 4 time, its energy decreases by 16 time, its energy increases by 16 time। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है कि its energy increases by what? by 16 time। क्योंकि जो जो शेल बढ़ता है एनर्जी स्क्वायर टाइम बढ़ती है। तो अगर आप पहले शेल से किस में जा रहे हो? 4 में जा रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी? वो 16 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि एनर्जी और शेल में कौन सा रिलेशन था? E is directly proportional to the n square
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जेड स्क्वायर। अगर आप लोगों को इक्वेशन याद हो, इक्वेशन एनर्जी वाला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अगर मैं इस माइनस को क्या करूं, अगर इस माइनस को मैं न्यूक्लिएट कर दूं तो उसको ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास यही रिलेशन बन जाएगी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जेड स्क्वायर। तो अगर शेल आप बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ती नहीं है बल्कि एनर्जी स्क्वायर टाइम बढ़ती है। अब अगर आप पहले शेल से चौथे में जा रहे हो तो एनर्जी एनर्जी बढ़ती नहीं है बल्कि 16 गुना बढ़ती है। तो आंसर क्या रही, आंसर इंक्रीजेस बाई 16 टाइम। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 60, अल्कोहल एंड HF मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश एंड डैश हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल और HF के जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर वो अलग अलग कंटेनर में हो, अल्कोहल के मॉलिक्यूल अलग और HF के मॉलिक्यूल अलग हो, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच और HF के मॉलिक्यूल के बीच कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर, सही है, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, इसका ऑप्शन हमारे पास आ रही है बीटा, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। यस, अगर मैं अल्कोहल को मॉलिक्यूल को चेक करूं तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में क्या आ रही है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में मेरे पास आ रही है कौन सा बॉन्ड, ये अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल है और इन मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर से मुराद है मॉलिक्यूल के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड आती है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर मैं HF मॉलिक्यूल को उठाऊं तो HF मॉलिक्यूल में भी क्या होती है, ये दो HF के मॉलिक्यूल है, ये भी आपस में क्या कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड आती है उसे भी क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। तो याद रखिए अल्कोहल का भी इंटरमॉलिक्यूलर है और HF का भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ आ चुके होंगे सारे क्वेश्चंस। बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा क्योंकि वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को मेरी क्लासेस की तरफ ज़रूर बुलाते जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाते जाएं और शेयर करते रहिए। इसी तरह मेरे फिजिकल क्लासेस को भी सपोर्ट करते जाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।